तो अब क्वेश्चन है कि हम स्ट्रेस को कम कैसे करें। दो तरीके हो सकते हैं, पैसिवली या एक्टिवली। पैसिवली स्ट्रेस करना तो कम, बहुत सब अच्छी बात है, सबको अच्छा लगता है कि पैसिवली कम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। पैसिवली कम करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। अभी जैसे आप लोगों को बहुत सारी बातें पता चली होंगी जिनको आप स्ट्रेसर नहीं मानते थे पर वो स्ट्रेसर हैं, उनको आप बंद कर दीजिए। स्मोकिंग करते हो तो स्मोकिंग बंद कर दीजिए, अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो वो बंद कर दीजिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जितना ज़्यादा आप अपने फिजियोलॉजी के करीब रह सकते हैं उतना रहिए, तो ये अपने आप में आप बहुत सारे स्ट्रेसर्स को कम कर लेंगे। दूसरा है एक्टिवली, जिन चीज़ों को, जिन सिचुएशंस को आप अवॉइड नहीं कर सकते उनके लिए आपको क्या करना है, तो वो हम देखते हैं। पहला एक तो सबसे आसान तरीका है जो हमको बताया जाता है, जो बोला जाता है कि ऑलवेज बी क्लोज टू नेचर। अब बी क्लोज टू नेचर का क्या मतलब, क्या हम जंगल चले जाएं रहने के लिए? नहीं, जंगल में नहीं जाना है, हमको रहना यहीं पे है। पर हम अपने नेचर, हम अपनी प्रकृति के जितने करीब रहेंगे हम उतने ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। और होता क्या है कि हम विकासशील होने के कारण, सिविलाइज होने के कारण बहुत ज़्यादा अपनी प्रकृति से, अपने नेचर से हटते जा रहे हैं और वो बहुत सारी हमारे बीमारियों को जन्म दे रहा है। अब कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो हमारी वर्क लाइफ में हमको पता भी नहीं रहता है और हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, तो उनके बारे में भी हम थोड़ा सा संक्षेप में देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो सबसे कॉमन है, ये सबके साथ होता है, ये स्ट्रेसर जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। डेली ऐसा होता है, देर रात तक कोई मूवी देखी, सुबह देर से सो के उठे, फिर घर में 1 या 2 टॉयलेट हैं, जब आप सो के उठे तो पता चला 2 दूसरे लोग उसमें घुसे हुए हैं, फिर आप बाहर से दरवाज़ा पीट रहे हैं, मैं देर हो रही है, फिर बच्चा बोलता है कि मुझको तो स्कूल जाना है, तो फिर इस तरह से हल्ला गुल्ला मचाते फिर आपने जल्दी जल्दी में वही फास्ट फूड की तरह से नाश्ता किया, एक और इधर खाया, चाय उधर गिराई, फिर उसके बाद आपने जल्दी में भागते हुए बहुत सारे कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट छोड़ दिए घर में, कहीं कोई इंपॉर्टेंट कीज़ छोड़ दी घर में, फिर उसके बाद वापस लौट के आए। अगर आप बस से आते हैं या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं तो वो पता चला कि तब तक वो छूट गया। और ये सब करते हुए जब ऑफिस पहुंचते हैं तो पहली बात, अगर आपका बॉस अच्छा होगा तो नहीं भी बोलेगा पर घूर के तो देखेगा। तो वो एक जो आपके ऊपर जो स्ट्रेस हो रहा है वो कितना ज़्यादा स्ट्रेस हुआ, और ये हम इसको स्ट्रेस में काउंट नहीं करते, ये रोज हो रहा है हमारे साथ। हर चीज़ के लिए अभी जो इतना ज़्यादा हमारे जो काम का जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है इतना ज़्यादा स्पेसिफिक, टाइम स्पेसिफिक हो गया है कि हर चीज़ हमको एक टाइम फ्रेम के अंडर में करनी होती है, कंप्लीट करनी होती है। वो अपने आप में बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में तनाव उत्पन्न करता है। आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है उसको जितना ज़्यादा आप क्लीन रखेंगे उतना कम स्ट्रेस आपको प्रोड्यूस होगा। आप कल्पना नहीं कर सकते, यदि आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में बैठते हैं, अगर आपकी डेस्क बहुत मेसी है, आसपास गंदगी है, सामान बिखरा हुआ है, तो सिर्फ देख के ही वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। और अगर कोई आपको उसमें से सामान ढूंढना पड़ा तब तो स्ट्रेस की कोई सीमा ही नहीं। हम लोग इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, पर आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ह्यूमन ब्रेन मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। लेकिन हम सोचते हैं कि एक हाथ से हम फ़ोन भी अटेंड कर लेंगे, एक हाथ से नोट्स भी ले लेंगे, किसी दूसरे से बात भी कर लेंगे, कई बार तो डॉक्टर्स तो पेशेंट्स भी देख लेते हैं साथ में। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आएगी, कहीं ना कहीं किसी जगह पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी और वो आपको स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगी। तो मल्टीटास्किंग ना करके उसको, काम को हम प्रॉपरली डिवाइड करके करें। फ़ोन कॉल एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर हो गए हैं आजकल लोगों के। फ़ोन में मैंने देखा है बहुत सारे लोग 3 सिम वाला मोबाइल फ़ोन भी रखते हैं, और ऐसे ऐसे वाले 2 फ़ोन, और सब में फ़ोन आते हैं, और इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, सब में मैसेजेस आ रहे हैं, लगातार घंटियाँ बज रही हैं, और लैंडलाइन ऑफिस में है ही है। तो कंटिन्यूअसली जो फ़ोन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा अपने आप में फ़ोन कॉल्स और ये व्हाट्सएप मैसेजेस अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रेस हो गए हैं। इसको भी हम जितना कम कर सकते हैं उतना अच्छा होगा हमारे लिए। आपको वर्क की डेडलाइन मिलती है, कहीं पे भी कोशिश करिए कि टाइम से काम ख़त्म कर लें। कभी बहुत सारे लोग होते हैं जो इंतज़ार करते हैं कि आखिरी डेट पे ख़त्म करेंगे, और कई बार ये होता है कि वो डेट प्रीपोन हो जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि आप आखिरी दिन बहुत ख़राब हालत हो जाती है, आप देर रात तक जग के आपको काम ख़त्म करना पड़ता है। तो इस स्थिति के लिए वेट न करें। ऐसी सिचुएशन बहुत बार कई लोगों के सामने आई होगी, खासकर जो मैनेजमेंट का काम करते हैं उनके सामने तो कई बार आई होगी। तो लास्ट डेट के लिए वेट नहीं करें, टाइम से काम ख़त्म करें।
एक वर्ड है लाल फीताशाही, सुना होगा आप लोगों ने, खासकर जो मैनेजमेंट के लोग हैं जिन्होंने उपयोग किया होगा। कभी ऑफिशियल काम के लिए जाते हैं, कुछ परमिशन लेनी है, कुछ आपको रिकॉग्निशन कराना है हॉस्पिटल का, तो कई जगहों पे ऑफिसेज में आपको जो क्या शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाएगा, जो बाबूडम है वो आपको तरह तरह से परेशान करेंगे, इधर दौड़ाएंगे उधर दौड़ाएंगे, एक टीप लगा देंगे, एक क्वेश्चन लगा देंगे। तो ये जो लाल फीताशाही है ये भी अपने आप में स्ट्रेस है। महत्वपूर्ण ये है कि यदि हम ऐसी चेयर पे बैठें तो हम ऐसा काम नहीं करें जिससे सामने वाले को स्ट्रेस हो। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इन सारी चीज़ों को करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को करने के लिए हमको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है जो कि हम आगे कभी अगर मौका मिलेगा तो उसको अवश्य कवर करेंगे, क्योंकि वो एक अपने आप में एक फुल टॉपिक है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं। आपने सुना होगा कि लोग कहते रहते हैं कि टाइम तो पंख लगा के जैसे उड़ता जा रहा है, इतनी तेज़ी से बीत रहा है। लेकिन इंडियन स्पिरिचुअलिटी इससे अलग बात करती है। इंडियन स्पिरिचुअलिटी कहती है टाइम नहीं बीतता है, हम बीतते हैं। समझ में आया? इसकी थोड़ा सा ज़्यादा कठिन हो गया। इंडियन स्पिरिचुअलिटी कहती है कि समय नहीं बीत रहा है, हम बीत रहे हैं, और हमने अपने बीतने की दर को समय का नाम दिया हुआ है। और इसीलिए आप देखें तो संस्कृत में मृत्यु और समय के लिए एक ही शब्द प्रयोग होता है, काल। कालातीत किसको बोला गया है? ईश्वर ही कालातीत हो सकता है, बाकी कोई भी कालातीत नहीं हो सकता। जो काल के परे हो वो केवल ईश्वर हो सकता है, मनुष्य नहीं हो सकता। तो काल जो है, इसीलिए हमारे यहाँ समय और मृत्यु दोनों के लिए एक ही शब्द प्रयोग किया गया। ये ऋषियों ने हजारों वर्षों पूर्व कहा, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो अभी हमको बहुत समय नहीं हुआ जब उन्होंने अपने पेपर्स पब्लिश किए 1905 में, जिसके बाद उन्होंने बिल्कुल मॉडर्न साइंस की दिशा ही बदल दी। जो मॉडर्न साइंस ऐसा लगता था कि इंडियन स्पिरिचुअलिटी के अगेंस्ट है, वो ट्रैक चेंज करके उसी ट्रैक पे चलने लगा जिन पर इंडियन स्पिरिचुअलिटी बहुत आगे पहले से ही चल रही थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे पहले बताया कि टाइम इज़ द 4th डायमेंशन ऑफ स्पेस। 4th डायमेंशन ऑफ स्पेस, अब ये भी हमको समझने में कठिनाई लगती है। जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ऐसा 4th डायमेंशन टाइम। ये हमको समझने में आसानी से बात समझ में नहीं आती। तो लेकिन यदि हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में जा सकते हैं तो टाइम में भी जा सकते हैं। या दूसरा ऐसा समझ लें कि मैं अगर रीवा से इंदौर आ सकता हूँ तो 2 बजे से 4 बजे तक भी जा सकता हूँ, या 2023 से 2025 तक भी जा सकता हूँ। पॉसिबल है। ऐसा हमको इसलिए नहीं समझ में आता है क्योंकि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी नहीं है 4th डायमेंशन को समझ पाने की। ऐसा कुछ भारतीय ऋषियों ने समझा और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे जो महान साइंटिस्ट थे उन्होंने समझा। हालांकि उसके पीछे भी ये कहा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन का ब्रेन रखा हुआ लेबोरेटरी में, जिसमें ऐसा पाया गया कि उनके ब्रेन का वो भाग जो टाइम एंड स्पेस से रिलेटेड होता है वो 15% बड़ा था नॉर्मल मनुष्यों की तुलना में। शायद इसलिए वो उस बात को समझ सके। अब इसको ऐसा समझें कि हम 4th डायमेंशन नहीं समझ पाते, तो इसलिए ये बात हमको नहीं समझ में आती कि मैं 2025 तक जा सकता हूँ। लेकिन मैं एक साधारण उदाहरण समझाता हूँ कि अभी मैं जब आ रहा था यहाँ पे इस लेक्चर के लिए, तो ट्रेन थोड़ा सा लेट हो गई। जब भोपाल स्टेशन पर ट्रेन पहुँची तो जो सहयात्री थे, साथ में बैठे हुए लोग थे, वो कहने लगे भोपाल आ गया, भोपाल आ गया, भोपाल आ गया। ऐसा आप लोगों के साथ भी अक्सर होता होगा, जब कहीं जाते होंगे आप, तो जब स्टेशन आता है तो लोग बात करने लगते हैं कि मुंबई आ गया, दिल्ली आ गया, इस तरह की बात होने लगती है। मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि भोपाल आ गया कि हम भोपाल आ गए? भोपाल तो अपनी जगह पे है, इंदौर अपनी जगह पे है, न्यू दिल्ली अपनी जगह पे है, हम उस जगह पे आ जाते हैं। तो ये बात हमको समझ में इसलिए आ जाती है क्योंकि हम 3 डायमेंशन समझ सकते हैं पर हम 4th डायमेंशन नहीं समझ सकते। खैर, ये हम कभी जब टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो इसको हम डिटेल में लेने की कोशिश करेंगे और उसमें समझने की कोशिश करेंगे कि टाइम हमारे ऊपर किस तरीके से प्रभाव डालता है और हम उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। हम डेली अगर अपना जो डे है उसको प्लान करें सुबह कि हमको आज दिन में क्या क्या करना है। अभी मैं थोड़ी देर पहले डॉक्टर संदीप के साथ बैठा हुआ था तो मैं देख रहा था कि उन्होंने कल के लिए सारा कुछ अपना प्लान कर लिया कि कल हमारे क्या ऑपरेशंस होंगे, कितने बजे होंगे, कितने बजे हमको क्या करना है, कितने बजे फ़ोटो शूट होगा, कब हमको किसी से मिलने जाना है, कब इम्पॉर्टेंट मीटिंग रखनी है। ये अगर हम करके चलते हैं तो बहुत हद तक हम अपने स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं। और ये मैं सबसे कहूँगा कि सब लोग अपना जो डे है वो बिल्कुल प्लान करके रखें। अपनी जो डेस्क है उसको बिल्कुल क्लीन रखें।
जो भी काम आपको मिलते हैं उनको टाइमली ख़त्म करने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आपका जो काम मिला हुआ लोड है उसको अगर आपने ख़त्म करके रखा है, जितना ज़्यादा पेंडिंग वर्क आपका बचा हुआ है, उतना ज़्यादा आप स्ट्रेस पे होंगे। तो काम जितना मिलता है कोशिश करें कि उसको टाइमली ख़त्म कर लें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको डेलीगेट करना भी आना चाहिए वर्क को। हम सारा काम सोचें कि हम खुद कर लेंगे, वो संभव नहीं है। खासकर जो बड़े अधिकारी होते हैं वो अगर ये सोचें कि सारा काम वो खुद कर लेंगे तो वो संभव नहीं है। लेकिन एक बहुत अच्छी सेइंग है जिसमें कहा जाता है कि डेलीगेटिंग वर्क वर्क्स प्रोवाइडेड द वन हु डेलीगेट्स वर्क्स टू। हम किसी को काम देते हैं तो वो तभी काम करता है जब हम खुद भी काम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो बुद्धिमान या श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो अपने आचरण से दूसरों को प्रेरित करते हैं, और आचरण से ही हमेशा लोग प्रेरित होते हैं। आप कभी भी ये सुनिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे सबऑर्डिनेट्स तो साहब हमारा कहना ही नहीं सुनते। ये पेरेंट्स अपने घर में बात करते हैं कि बच्चे तो आजकल की बात सुनते ही नहीं हैं। बच्चे कैसे सुनेंगे? पापा जी रात को 11 बजे तक जग रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ड्रिंक्स ले रहे हैं, सुबह 9 बजे सो के उठ रहे हैं, और बच्चों को चाहते हैं कि वो ब्राह्म मुहूर्त में उठें और उसके बाद योगा करें। तो वो पॉसिबल नहीं है, वो होगा नहीं। मैं अपने ऑफिस में मैं अगर जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं 9 बजे की जगह 10 बजे पहुँचूँ और मेरे रेजिडेंट्स जो हैं वो 8 बजे से आके काम करने लगे, वो नहीं होगा। वो मुझको देख रहे हैं और वो वैसा ही व्यवहार, मैं कितना भी कुछ भी बोलता रहूँ उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। और बच्चे भी जो हैं, एक बहुत अच्छी इसके बारे में भी एक सेइंग है, उसमें एक ये कहा गया कि डोंट वरी दैट योर चिल्ड्रन आर नॉट लिसनिंग टू यू, बी केयरफुल दे आर वॉचिंग यू। वो आपको देख रहे हैं और जैसा आप व्यवहार करेंगे वैसा ही वो भी करेंगे। और इसको एक छोटे से प्रयोग से मैं अभी भी आपको करके बता सकता हूँ कि आप कितना भी कुछ भी किसी को कहिए उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव उसी बात का पड़ेगा जो आप करेंगे। चलिए पहले एक छोटा सा एक प्रयोग करते हैं और देखते हैं अभी सामने कि ऐसा होता है कि नहीं। क्या हुआ, ये कुछ लोगों ने नहीं बजाया, लेकिन जिन्होंने नहीं भी बजाया ये बात वो भी मानेंगे कि एक अंदर से एक रिफ्लेक्स आया होगा कि बजा दे, उन्होंने फोर्सफुली रोका होगा। और ये कोई मतलब बुरी बात नहीं है, ये नॉर्मल है। डॉक्टर वी रामचंद्रन हैं, बहुत फेमस न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनका आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनके बहुत सारे वीडियोस भी अवेलेबल हैं, डिस्कवरी पे भी कई बार आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि हमारे मस्तिष्क में 15% न्यूरॉन्स जो होते हैं वो मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। मिरर न्यूरॉन्स का मतलब वो मिमिक करते हैं, देखते हैं जैसा सामने वाला कर रहा है वैसा ही वो उसी तरह का एक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो अभी क्या हुआ कि इतना बोलने के बाद जब आप लोग सब मुझको देख रहे थे और मेरा उद्देश्य यही था कि आप लोग मुझको देखते रहें, तो जैसे मैंने क्लैप किया वैसे ही आप लोगों ने भी क्लैप किया। तो ये हमारे सबके साथ में ऐसा होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बात का ध्यान रखना कि हम क्या कहते हैं उसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ता, हम क्या करते हैं उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ हो उसमें या आपकी पर्सनल लाइफ हो उसमें, घर में भी आप बच्चों को भी अगर आप चाहते हैं कि उनको अच्छे संस्कार मिले या वो अच्छी चीज़ें सीखें तो आपको वैसा व्यवहार करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपके सबऑर्डिनेट्स अच्छा काम करें, अच्छे तरीके से रहें, तो आपको वैसा बनना पड़ेगा। और इसीलिए जो प्राचीन भारत में बहुत, मैं जितनी जगह बोलने जाता हूँ मैं तो भारतीय अध्यात्म को मतलब पढ़ के आश्चर्यचकित हूँ कि कितना ज्ञान रहा होगा। आचार्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। आचार्य का अर्थ क्या होता है? आचार्य वो होता है जो आचरण से प्रेरणा देता है, जो अपने आचरण से लोगों को समझाता है। और यदि हम ये नहीं करते हैं, सिर्फ चाहते हैं कि हम लोगों को डांट के, धमका के और सामान्य भाषा में बोले तो गुंडागर्दी से हम अपने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर लेंगे या बच्चों को कंट्रोल कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। कुछ दिन में क्या होगा, बिजू का जानते हैं आप लोग, स्केयर क्रो जिसको बोलते हैं, ये गांव में खड़ा किया जाता है पक्षियों को भगाने के लिए। कुछ दिन तक पक्षी डरते हैं और उसके बाद उसके सिर पर ही बैठ के कौवा पॉटी करता है। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम सोचें कि सिर्फ हम डांट के या धमका के लोगों को समझा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। जिस कार्यालय में आप काम करते हैं, जिस संस्थान में आप कार्य करते हैं, उसके नियमों का बिल्कुल ईमानदारी से पालन करिए। और यदि आप नहीं करेंगे तो भी आप स्ट्रेस में आ सकते हैं।
फ़ोन होल्ड एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी बहुत सारी जगहों पे आप संस्थाओं में बात करते हैं तो वो आपको 1 नंबर दबाइए, 4 नंबर दबाइए, 3 दबाइए, हिंदी में बात करिए, अंग्रेजी में बात करिए, अभी आप हमारे एग्जीक्यूटिव बिजी हैं। ये सब अपने आप में बहुत स्ट्रेस है। खुद भी अगर आप ऐसी संस्था में हैं तो इन चीज़ों को अवॉइड करिए और बाकी जगहों पे भी अवॉइड करिए।